अच्छा, एक नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं हमारा आईपैड। ये किताबों का ढेर ज़रूर लगा हुआ है, बट दिस इज़ मोर और लेस सिग्नलिंग। सिग्नलिंग समझते हैं कि दिल्ली में अगर आपकी कभी लड़ाई हो जाए तो गाड़ी से निकलने के बाद व्यक्ति बोलता है कि तेरे को पता है कि मैं पता नहीं है मैं कौन हूँ। दिस इज़ सिग्नलिंग। असल में उस स्टेटमेंट को अगर आप आगे बढ़ा करके देखेंगे तो व्यक्ति कहना चाह रहा है कि भाई देख, मेरे से पंगा मत लियो, मैं बहुत जान पहचान है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, तो मेरे से पंगा लेने पर तेरे को नुकसान हो सकता है, तो तू मेरे से ऑलरेडी पंगा मत ले। अब चूंकि हम लोगों ने लैंग्वेज डेवलप कर ली है, इसलिए हम ये बात खुली बोल पाते हैं, मतलब डायरेक्ट बोल पाते हैं, भले से विदाउट इवन रियलाइजिंग इट कि हम ये काम कर रहे हैं। आप देखें तो व्यक्ति, जब लड़ाई हो रही होती है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है अबे चौड़ा क्यों हो रहा है। तो चौड़ा होने का मतलब है कि लिटरली जब कोई जानवर को थ्रेट महसूस होता है या वो लड़ाई करने की कोशिश करता है तो अपना साइज़ बड़ा करके दिखाता है, चाहे वो सांप का फन हो अपने आप को बड़ा करके दिखाने का, चाहे सांप का उठ करके मुंह बड़ा करके सांप का फन दिखाने का मौका हो, या मुर्गे की लड़ाई में मुर्गे का अपने एक एक बाल को खड़ा करके अपने आप को बड़ा करके दिखाना हो। बेसिकली दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि भैया हमसे लड़ना मत, तो हमसे लड़ोगे तो तुमको भारी पड़ सकता है। तो वही है। तो ये जो आज हम वैसे इसी मौजू पे बात करने वाले हैं। किताब है सेपियंस। सेपियंस को उन सेल्फ हेल्प बुक में ना समझें, मतलब कि ये समझिए कि 5 किताबें अगर आपको बता दी जाएँ, जिसमें से एक तो बिल ब्राइसन की, जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी कि बिल ब्राइसन की द नियरली हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, और ये सेपियंस और कुछ किताबें और, मतलब से हरारी भाई साहब की तो तीनों ले लो मतलब क्योंकि ट्रायलॉजी भाई इज़राइल से हैं। इज़राइल दुनिया का एकमात्र देश है जो सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ रखता है अपने पास। सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंटेलेक्चुअल जो हैं वो, किसी भी आँख बंद करके किसी भी साइंटिस्ट का नाम लेंगे तो संभावना ये है कि चाहे डेनियल कैनेमैन, जीव हरारी, मेरे ख्याल से इज़राइल से तो हैं कम से कम। आई एम नॉट श्योर इफ ही इज़ ज्यू और नॉट। आइंस्टीन ज्यू, तो ज्यूज़ जो हैं, यहूदी जिनको कहा जाता है, वो मिल जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मुर्गा जो है अपने आप को बड़ा करके दिखाता है, और इस चीज़ को कहा जाता है सिग्नलिंग। ये सिग्नलिंग अलग अलग तरीके से की जाती है, चाहे अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाने के लिए हो, यहाँ तक कि अगर आप लड़का लड़की को हीरा भी देता है ना, हीरे की अंगूठी भी देता है, दैट इज़ ऑल्सो सिग्नलिंग। ध्यान से सुनिएगा ज़रा इस आइडिया को। एक मूवी थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसके अंदर में अजय देवगन एक अमरूद लेते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको महंगा कर और महंगा कर, सोचिए आखिरी अमरूद है ये, महंगा कर। तो बोलता है कि महंगी चीज़ मिली नहीं, तो ये सस्ती चीज़ महंगी बना करके ख़रीद करके लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो दैट लिटरली इज़ कॉल्ड एज सिग्नलिंग। पर क्या है डायमंड, क्या है डायमंड, आजकल लैब में बन जाता है। लैब में आर्टिफिशियल प्रेशर डालिए और उसको बदलवा लीजिए डायमंड के अंदर में। लोग बदलवाते हैं, लोग यहाँ ऐशेज़ तक को, मतलब अपने मरे हुए व्यक्तियों की ऐशेज़ तक को डायमंड में बदलवा करके आजकल पहन लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद पत्थर ही तो है, बस स्केर्सिटी, कम अमाउंट में मिलता है दुनिया के अंदर में। आप चूँकि कोई चीज़ दुनिया में कम अमाउंट में मिलती है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मतलब बस पत्थर है वो। तो लोग क्या करते हैं, लोग अगर किसी लड़की को लेकर के आप सीरियस हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक पत्थर पे इतना पैसा खर्च करके दिखाएँगे कि है किसी और मर्द में हिम्मत जो इतना पैसा खर्च करके दिखाए, और एक पत्थर पे। तो वो ये बात साबित करना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए, मतलब कि मैं, भाई इंसान बोल सकता है लेकिन ठीक है, वो सिग्नलिंग बिहेवियर अभी भी हम में जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो लिटरली किसी अंगूठी देना या किसी महंगी ऐसी चीज़ें देना, ये केवल और केवल सिग्नलिंग का एक तरीका होता है, जो कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है कि जितनी भी किताबों वाली चीज़ें होती हैं उसके अंदर में इसको सिग्नलिंग के लिए तरह दिखाया जाता है। भले से मैं किताबों से पढ़ता ही नहीं हूँ किताबें किताबें केवल और केवल दिखाने के लिए हैं कि हाँ, क्योंकि सिग्नलिंग है। और जो असल चीज़ है, तो इसको मैं ज़रा साइड में रख देता हूँ। जो असल चीज़ जिसका मैं मुरीद हूँ वो है टेक्नोलॉजी। तो ये है भई, इस कमरे, इस मोहल्ले में जितनी किताबें होंगी लोगों के पास मिला करके, उससे कहीं गुना ज़्यादा अभी इसके अंदर में डाउनलोडेड है ठीक है। तो मतलब इंटरनेट का तो मैं कह ही नहीं रहा कि इंटरनेट पे कितनी बुक्स जो है वो मौजूद हैं। हम तो अभी केवल और केवल ज़िक्र कर रहे हैं कि इसके अंदर में कितनी बुक जो है मौजूद है। तो भैया देखिए, हम
अपनी ज़िंदगी को किताब में तब्दील कर रहे हैं और तब्दील करने के साथ साथ उसको वेबसाइट पर बना दी है उसकी। तो यह है बायोशाला.com। बायोशाला.com पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये नीट बायो का ऑप्शन है, इसमें सारे के सारे लेक्चर्स को मैं इज्जत से तमीज़ से लगा दूँगा। फिर है हमारा बुकशाला। बुकशाला के अंदर में वो सारी की सारी बुक्स हैं जो हम अब धीरे धीरे डिस्कशन करना शुरू करेंगे, जिन चीज़ों के ऊपर में आज हम सेपियंस के ऊपर ज़िक्र करेंगे। तो क्या है कि मैं अगर कोई भी किताब पढ़ता हूँ, चाहे वो मैं अपने मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं आईपैड पे पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं अपने डेस्कटॉप पे पढ़ रहा हूँ, अगर मैं किसी भी चीज़ को हाइलाइट करता हूँ, सोचिए ज़रा कितनी खतरनाक बात है। मतलब कि मेरे को अगर कि हाइलाइट करना है इनमें से किसी भी चीज़ को, तो मैं एक बुक को खोलूँगा, हाइलाइट करूँगा, याद करूँगा। अभी इतनी जब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपके हाथों में है कि आप मैं एक जगह, चाहे मैं मोबाइल पे हाइलाइट कर दूँ, वो हर जगह हाइलाइट हो जाएगी। वो मोबाइल पे हाइलाइट हो जाएगी, मोबाइल आईपैड पे हाइलाइट हो जाएगी, वो मेरे कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में हाइलाइट हो जाएगी। और जो भी चीज़ मैं नोट्स टाइप करूँगा वो भी हर जगह चला जाएगा। और तो और मैंने ये कर रखा है कि मैंने लिंक कर रखा है, कि लिंक करने का मतलब होता है कि जैसे ये है, तो फैंटम इन द ब्रेन मैंने खोली, तो इसके अंदर में तो नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ सेपियंस वाले में पढ़ी होगी। सेपियंस के अंदर में ये देखिए कि ये जो जो भी मैं चीज़ लिंक करूँगा वो वेबसाइट पे अपने आप पहुँच जाएगी। अगर मैं इस वक़्त अपने मोबाइल रास्ते में चल रहा हूँ और मोबाइल पे अपने कुछ चीज़ मैंने हाइलाइट की और कोई नोट डाला वहाँ पर, तो वो ऑलरेडी वेबसाइट पर किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है मुझे कि वो वेबसाइट के ऊपर चेंजेस करने हैं यार, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डालनी है। तो अगर मेरे पास ये सारी सहूलियतें मौजूद हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड पीपल, लोगों का नॉस्टैल्जिया होता है कि अरे किताब तो किताब ही होती है, किताब की तो खुशबू होती है, अलग ही बात होती है। जॉन एलिया साहब का शेर है कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, नॉस्टैल्जिया है, ठीक है, मतलब लेकिन मेरे लिए वो प्रैक्टिकल वाली बात है कि भाई मैं मेरे मेरे लिए मैं किताबें पढ़ने का जो एकमात्र ज़रिया है वो ये है कि मैं बैठ कर के जब कि कहानियाँ सुनाता हूँ, लोगों को, कोई कई लोग होते हैं जो लिख कर के सोचते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो बोल कर के सोचता हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या कहने वाला हूँ। बट कुछ चीज़ों के लिए तो खाका बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 11th क्लास के एक चैप्टर को रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ तो एनसीईआरटी पकड़ी, रिवाइज़ करा दिया, एक खाका है। लेकिन ऐसी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक खाका, और नहीं तो वो भी नहीं। तो बोलने के वक़्त में नई चीज़ें पता चलती हैं कि मैं क्या वाक़ई में मैं क्या सोचता हूँ। तो देखिए कितने किसी व्यक्ति को ये तरीका पता करना हो कि भैया ये किताबें कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, कहाँ से पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, ये हाइलाइट किस तरीके से होता है, वेबसाइट पे किस तरीके से डाला जा सकता है, अपने आप कैसे सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर आपकी डिमांड रहेगी तो डिस्कस कर लेंगे कि आप अपना एक लर्निंग सेकंड ब्रेन बोलते हैं वैसे तो इसको, आजकल के इंटरनेट की भाषा में, कि लोग सेकंड ब्रेन बनाते हैं। तो जैसे मैंने ये इसको खोलूँगा तो इसके अंदर में डायरेक्ट जो है मेरी जो गूगल ड्राइव है उस पे जा कर के ये चीज़ खुल जाएगी, और गूगल ड्राइव पे जितने भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर मुहैया भी हो जाएँगी। अभी इसके अंदर मेरे ख़्याल से गूगल डॉक डाला नहीं हुआ है मैंने, तो ये नहीं नज़र आएगा, बट बहरहाल चलते हैं अपने किसकी तरफ, हाँ, यहाँ पर थे हम। तो हाँ, तो भई जितनी भी किताबें हैं, आपकी फ़रमाइश हो कि कोई किताब आपने सुनी हो, जानते हैं, अगर आप मुझे बताएँगे, अगर मैंने पढ़ी होगी तो फिर उसका डिस्कशन शुरू कर देंगे डायरेक्ट। नहीं तो ये जो लेक्चर्स हैं वो डिटेल्ड वाले, मतलब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, मगर ये वाले जो लेक्चर्स हैं वेबसाइट पे पहले ही हम लोगों ने एक एक प्रण लिया हुआ है कि मैं इस साल के अंदर में 100 किताबें पढ़ के मतलब पढ़ के उसके अंदर में से जो मस्त-मस्त चीज़ें हैं, 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर उन पे बना कर के आपको अवेयर कराऊँगा। ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये भी एक तरीके की सिग्नलिंग हो गई है आजकल के, अरे भाई तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं? अरे मैंने तो वो भी पढ़ी है, मैंने तो फलाँ पढ़ी है। ये सब सिग्नलिंग के अंदर में आता है। अरे वाह! कॉफ़ी रखी हुई है। भूल गया था। ये सारी की सारी चीज़ें सिग्नलिंग के अंदर में आती हैं। और तो हम आज ज़िक्र कर रहे हैं सेपियंस के बारे में। तो इसके कुछ टेक अवेज़ हैं। पहला टेक अवे क्या है भैया? पहला, अच्छा इसके अंदर में वो अच्छा इसके अंदर में वो होता तो मज़ा आ जाता। मतलब अगली बार मैं ज़रा देखूँगा कि अगर मैं हाइलाइटर की तरह इसको ज़रा इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, अगली बार तक इसका जुगाड़ निकाल लेंगे हम कि हाइलाइटर की तरह हम इसको इस्तेमाल कर पाएँगे, ठीक है? फ़िलहाल आज बात सुनिए। जितनी बातें कर सकते हैं उतनी बातें कर लेंगे। पहला, a unique mental and social development of Homo sapiens enabled the species to either integrate with or replace other species as they spread to new regions of the world.
पहला कॉन्सेप्ट, इंसान बंदरों से नहीं आया है। बंदर और इंसान दोनों के दोनों किसी कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है, भैया ऐसे कैसे हो गया कि एक ज़माना था जब इस दुनिया में 10-10 तरीके के होमो वाले अलग अलग स्पीशीज़ मिला करती थी। मतलब कि मान लो कि एक पर्टिकुलर आइलैंड है, वहाँ पर 5-5 फुट के पूरे सारे के सारे होमो वाले लोग हैं, और एक जगह पर कहीं 6-6 फुट वाले, जो कि आज भी है। आज इंडिया के अंदर में आप निकलेंगे तो 5 फुट 5 इंच 6 इंच ये इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे। नेंडरथल्स बोले, नीदरलैंड चले जाइए, वहाँ पर देखिए 6 फुट से एवरेज हाइट 6 फुट है, और लंबे लंबे मिलेंगे। तो हम तो फ़िलहाल रेस हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि इस धरती के ऊपर एक से ज़्यादा तरीके के ह्यूमंस की स्पीशीज़ पाई जाती थी। जिस तरीके से आज की तारीख में पैंथरा पार्डस, पैंथरा लियो, पैंथरा ये जिस तरीके से तेंदुआ, चीता, टाइगर, बाघ, लायन, स्नो लेपर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, और स्पीशीज़ अलग अलग है। उसी तरीके से एक वक्त था इस धरती के ऊपर जब अलग अलग जीनस हुआ करते थे, मतलब जीनस एक ही हुआ करता था, स्पीशीज़ अलग अलग हुआ करती थी। इनके नाम भी आपने सुने हुए, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, सॉरी, जिसमें से जिसमें से निएंडरथल का केस बड़ा बेहतरीन है। और होमो इरेक्टस, इरेक्ट करने वाले, खड़े हो गए, 2 पैरों पे चलने लगे, ठीक है। तो दूसरा है कि अभी हम अकेली स्पीशीज़ हैं जो कि, ठीक है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम अकेली स्पीशीज़ हैं जो कि इस वक्त पर सच्चाई, मगर जो कि एक वक्त पे सच्चाई नहीं थी, कि एक वक्त पे अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ भी इस धरती पर रहा करती थी। और शायद शायद अगर आप देखें कि हर रिलीजन यही प्रीच करता है कि इंसान, भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने हमें बनाया। अगर एक से ज़्यादा तरीके के लोग और मौजूद होते तो हम ये बात शायद ना कह पाते, है ना। मतलब कि ये तो बगल में 5 फुट का व्यक्ति खड़ा होता है, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंदर में दिखाया गया है ना। अलग अलग तरीके के स्पीशीज़ होती हैं, ये एल्फ्स हैं, ये बौने लोग हैं, डॉर्फ्स हैं। ये मिथ है कि ह्यूमंस ही सबसे ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा, और इस बात पर लड़ने के लिए हमें पहले स्मार्ट और इंटेलिजेंट शब्द पर ही लड़ाई करनी पड़ेगी कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट का मतलब ही क्या होता है। कई तरीके से स्मार्ट और इंटेलिजेंट को है जो डिस्कस कर सकते हैं। स्मार्टनेस नॉट नेसेसरीली इक्वल टू सर्वाइवल। भाई ज़रूरी नहीं है कि तुम स्मार्ट हो तो इस नेचर को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि तुम कितने स्मार्ट हो, कितने बेहतरीन हो। नेचर को फ़र्क पड़ता है भैया, बच्चे कितना पैदा कर पा रहे हो ये बताओ बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो ठीक है, एक जगह ह्यूमन के केसेस में वो नज़र आया कि स्मार्टनेस कुड इक्वल टू बी हाई रिप्रोडक्टिव सक्सेस, कि हाँ, अगर आप जज कर पा रहे हैं कि अच्छा वो तेंदुआ है, जा भैया तू जा, हम तो नहीं जा रहे हैं, तो हम डरे। जो व्यक्ति डर करके नहीं गया वही व्यक्ति ने रिप्रोड्यूस किया, और वही डर आज तक हमारे अंदर में मौजूद है। कि हम 2 तरीके के डर होते हैं, एक होता है पैदाइशी डर और एक होता है जो हम सीखते हैं अपने जीवन काल के दौरान। तो एक है इन्नेट फियर, एक है एक्वायर्ड फियर। तो समझदारी, अब इसके अंदर में बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल अभी आगे भी लेंगे। ह्यूमन्स आर स्टूपिड एट द इंडिविजुअल लेवल। हम अकेले अगर बात करें, अरे गुरुदेव आप तो बड़े समझदार हैं, अरे आपने इतनी किताब पढ़ ली, नहीं, सब सिग्नलिंग है। कितनी किताबें होती हैं जो आप याद रख पाएंगे, और याद भी रख लेंगे तो क्या करेंगे। आपसे, मतलब आपकी जेब में पड़ा हुआ एक मोबाइल आपसे ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकता है। आप कभी अपने जीवन काल में ये कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके आसपास भी आप भटकेंगे। तो चीज़ों को मगअप करके क्या उखाड़ेंगे। हाँ, अगर उन चीज़ों को देख करके, समझ करके आप कुछ बदलाव ला रहे हैं अपने जीवन के अंदर में, और वो बदलाव ऐसा है जो बदलाव आप चाह रहे थे, यू आर कंटेंट, काम, मरना तो है ही एक दिन। तो अगर आप काम है, आपकी ज़िंदगी से क्रोध, ईर्ष्या, ईगो, ये सब चीज़ें कम हो रही हैं, और ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला इन सब चीज़ों को कम करने के लिए, बस ये सारी चीज़ें कम हो जाती तो ठीक है, जीवन अच्छे तरीके से, इज़्ज़तदार तरीके से गुज़र जाता है। यू डोंट फील कि भई आपने एक वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ है कि भैया मुझे दर्द नहीं सहना है ना? तो उसके अंदर में आ गया कि पैसा कमाने पर जीवन का आचरण जो है, जीवन का जो चलन है वो थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो ठीक है, चला लेते हैं जीवन को इस तरीके से, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो वही वही कर रहे हैं। देयर इज़ नो रूल। ये शब्द, ये लाइन मेरी ज़िंदगी में, हमारे कन्वर्सेशन में बहुत बार आएगी, और कि कोई रूल तो है नहीं। असल में रूल हम बना लेते हैं, है ना? रूल हम बना लेते हैं, रूल है नहीं दुनिया के अंदर में कोई भी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वर्ड स्पीशीज़, पहले तो स्पीशीज़ वर्ड पे ही लड़ लो कि आपने अपनी, ये हमारे 21वीं शताब्दी, 20वीं 21वीं शताब्दी की जो
अरे यार कैसे भूल गए, उनकी तो किताबें भी डिस्कस करनी है कि डार्विन किसको कहा जाता है। हमारी एनसीईआरटी में तो है उनका नाम, क्या है नाम, अरे सॉरी हाँ नाम भूल गया मैं। बट वही वाली बात कि क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन याद करो, कॉन्सेप्ट याद है क्या, आओ है कि स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं हम, कि उन्होंने स्पीशीज़ की डेफिनेशन दी। स्पीशीज़ की डेफिनेशन ये थी कि भैया देखो ऐसा करो कि दुनिया में से कोई भी 2 रैंडम इंडिविजुअल उठा लो, इन दोनों को बोलो रिप्रोड्यूस करो, और ये दोनों बंदे अगर रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल प्रोजेनी अगर बना देते हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये दोनों के दोनों एक ही स्पीशीज़ से जो है बिलोंग करते थे। गुड, वेरी गुड। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर होमो सेपियंस और होमो निएंडरथैलिस ये दोनों के दोनों अलग स्पीशीज़ हैं, और इतिहास ये बात प्रूफ कर चुका है कि भैया हमारे अंदर में निएंडरथल का डीएनए है इसका मतलब है कि होमो, मतलब इसका मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये बात भी प्रूव हो चुकी है कि ये दोनों के दोनों होमो सेपियंस और होमो निएंडरथल्स आपस में रिप्रोडक्शन भी किए थे। तो असल में जो तरीका है आपका सोचने वाला कि भाई एक ट्री बनता है, कि इवोल्यूशन के अंदर में एक ट्री बनता है कि एक ट्री इधर से गया, एक ट्री इधर से गया, कि ये एक कॉमन स्पीशीज़ थी, उससे ये 2 स्पीशीज़ बनी, फिर ये आगे 2 स्पीशीज़ बनी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2 स्पीशीज़ बन भी जाती हैं, फिर भी कभी-कभी वो आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल प्रोजेनी बना देती हैं। हम हैं वो लोग। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अंदर में। तो अच्छा इसके अंदर हाँ हम हैं मैमल, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं, हम एक और किताब डिस्कस करेंगे द टैंगल्ड ट्री के नाम से है, कि उसके अंदर में बताया गया है कि किस तरीके से जो डार्विन भाई साहब ने ट्री बनाया है वो भी उतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता इस दुनिया की ज़िंदगी को, इस दुनिया की लाइफ को। उसके लिए भी एक खतरनाक तरीके से ट्री बनवाना पड़ेगा, वो टैंगल्ड ट्री बोलते हैं उसको। अगला है कि भाई हम जो हैं भाई कौन, हमने अभी डिस्कस किया कि स्पीशीज़ वर्ड पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिस्कस किया। हम और निएंडरथल अगर अगर अलग अलग स्पीशीज़ हैं तो हमारे अंदर निएंडरथल्स के जीन्स क्या कर रहे हैं। अब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि ह्यूमंस और निएंडरथल्स के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था उन दोनों ने एक साथ में। और वैसे वैसे फिर हमारे अंदर वायरस के जीन्स क्या कर रहे हैं ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये अपने सुनो यार क्या खतरनाक चीज़ है। 100% जीन जीरो में 100% मान लो, 100% मान के 100 ही होता है, जीरो में जो है 100 है, तो 100 में से 2% तो होता है जो कोडिंग सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन वगैरह जो हम बनवाते हैं। तो 2% के अंदर में तो आ गया वो प्रोटीन वाला पार्ट, बाकी जो है 98%। तकरीबन 8 से 10% ऐसा डीएनए है हमारे अंदर में जो कि वायरस का है, ठीक है। और तो और ये 2% कोडिंग डीएनए है ना हमारा, उसके अंदर भी एक 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 वायरस है, उसके पास एक प्रोटीन हुआ करता था, सिंसाइटिन करके प्रोटीन है। और आप एक तो ये पकड़ के रखो कि वायरस है, वायरस के पास एक प्रोटीन मिलता था सिंसाइटिन प्रोटीन करके, जिसकी वजह से वो 2 मेम्ब्रेन्स को आपस में फ्यूज़ कर पाता था, ठीक है, वायरस के काम आ रहा होगा। अभी क्या हुआ कि ये सेम प्रोटीन एक बंदा कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, तो उसने देखा कि भैया हम जब प्रोटीन को सीक्वेंस कराते हैं, जीन्स को सीक्वेंस कराते हैं, तो हम ब्लास्ट करते हैं कि देखें ज़रा कहाँ कहाँ और ये पर्टिकुलर जीन या इससे मिलते जुलते जीन जो है मौजूद है। वो मिला वायरस में। बोला कि मैमल के अंदर में एक जो जीन है ये वायरस के अंदर में मिल कैसे रहा है। फिर देखा कि आगे स्टडी की गई, तो भैया याद करो कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है तो साइजोब्लास्ट बनाना होता है, मतलब कि सेल्स को फ्यूज़ वगैरह करना होता है। तो साइजोब्लास्ट प्लासेंटल मैमल्स हैं हम, तो प्लासेंटा के अंदर में क्या चाहिए, सेल्स को फ्यूज़ करना चाहिए। अब सेल्स को अगर फ्यूज़ करना है तो उसके लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं सिंसाइटिन, मतलब कि मैमल को मैमल बनाया वायरस ने। मैमल को मैमल, हम लोग जो एग्जिस्टेंस है हमारी मैमल, जो हम बोल पाते हैं ना अपने आप को प्लासेंटल मैमल, वो बोल पाते हैं क्योंकि वायरस के पास कुछ जीन थे जो हमने हमारे अंदर मौजूद हैं। तो थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स इट एंड कंटेक्चुअली चीज़ें डिपेंड करेंगी चीज़ों के ऊपर में है। चलिए ये रहा पहले वाले टेक अवेज। अब खोलते हैं दूसरा वाला टेक अवे। अच्छा इसको मैं ये काम कर देता हूँ ना कि इसको मैं इस तरीके से लगा देता हूँ ताकि तुम लोगों को ये दिख जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से हमारी डाइट पर असर पड़ा क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड कम हुआ और लाइफ से, और आजकल पूरा अर्थ 3 चीज़ें खा रहा है। सच्चाई है। जब 10,000 साल पहले जब हमने खेती करना शुरू किया था तब उससे पहले हम लोग बहुत वैरायटी वाली डाइट खाते हैं। मतलब कि आज की तारीख में अगर किसी व्यक्ति को मुझे 2 शब्दों के अंदर में ज्ञान पेलना हो कि भैया आपकी लाइफ आप किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, तो 2 ही स्टेटमेंट्स हैं। एक, पहला, कम से कम खाओ।
जितना कम खाओगे उतना अच्छा है। मतलब कि पहले से अपन लोग जो है ज़्यादा खा रहे हैं और ज़्यादा खाने की वजह से मरेंगे, ज़्यादा नमक खा रहे हैं भाई। बीपी, डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यही चल रही हैं आजकल। सबसे ज़्यादा मौतें इनसे ही हो रही हैं। और ये है क्या, इनको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, कि हमारे जीवन जीने की जो शैली है उसके बेसिस पर जो हम मर रहे हैं। तो कम से कम खाओ, रंग बिरंगा खाओ। तो 2 मील्स के बीच में जितना भाई, ये दिन में 1 वक्त का खाना खा लो बहुत है। 1 वक्त का नहीं हो सकता 2 वक्त कर लो, लेकिन 3 वक्त का मत खाओ। ये स्कैम था। कैसे था? कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अगर तुम इंडिया में भी देखोगे तो इंडिया में भी कभी नहीं बोलते थे प्लीज़ ईट योर वेजीज या प्लीज़ ईट योर 3 मील्स अ डे। ये सब कोई नहीं बोलता था। 3 वक्त का खाना कोई नहीं बोलता। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 2 वक्त की रोटी शब्द होता है कि आप सुबह उठेंगे, 11-12 बजे खाया तो खाया, और शाम को सूरज छुपने से पहले खा लिया। तो 2 वक्त की रोटी खाई जाती थी। तो हम ये 3 वक्त का खाना आया अमेरिका से। तो हुआ क्या कि जितनी भी कंपनियाँ, जब चाहे कोका कोला की कंपनी हो, चाहे नेस्ले, तो ये सबसे कमीनी कंपनियों में से एक है। तो उसने बर्बाद किए हैं कई, मतलब बहुत ज़्यादा बर्बाद किए। इंडिया के अंदर में भाई साहब मैगी के अंदर में मर्क्यूरी, मतलब लेड लेड निकल रहा था। ओ भाई साहब, वो जो टॉप वाली कंपनी, एक नेस्ले इंडिया है, एक नेस्ले वर्ल्ड लेवल वाली, वो बंदे ने आकर सॉरी तक नहीं बोला। शेयर प्राइस थोड़े दिन के लिए नीचे गया, फिर ऊपर। उन्होंने बोला हाँ तुम पहले से इतना लेड खा रहे हो, और थोड़ा सा खा लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। गाँव थोड़े दिन के लिए लोग मैगी से हटे थे, आप फिर खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो, अभी तुमको भी मालूम है। तो वन ऑफ द कमीनी कंपनियों में से आती है नेस्ले वर्ल्ड की, मतलब कहानियाँ फेमस हैं उसकी। खैर, हम वापस से आते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे क्या कि ये वाली बात कि भाई, कि हाँ अगर मेरे को किसी को बोलना भाई 2 वक्त का खाना खा लो, और शाम को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी खा लो, और फिर तुम्हारा क्या रहेगा, 12 से 16 घंटे का तुम्हारा फास्ट हो जाएगा। फिर इसको आसान भाषा में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोल देते हैं, लेकिन तुम्हें उतना एक्सट्रीम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कीटो डाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तो कोई ऐसी चीज़ जो आप जीवन भर नहीं कर पा रहे हैं, बस ठीक है, एक बार शुरुआत के लिए तुमने अगर बॉडी को एक ओरिजिन पे लाने के लिए कुछ दिन कर भी लिया, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम पूरी ज़िंदगी फॉलो नहीं कर सकते, वो आज नहीं तो कल फिर तुम त्याग दोगे ना उसको। या तो जीवन का हिस्सा बनाओ उसे, कि भाई 2 वक्त खाते हैं हम, तो 2 वक्त ही खाते हैं जी। या तो वो इस तरीके की बात हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में फ़ायदा है। लेकिन भई अब कभी न्यूट्रिशन के ऊपर किसी, हाँ ओबेसिटी कोड रखी है भैया, ओबेसिटी कोड खतरनाक, बहुत बेहतरीन बुक है, डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो डिस्कस कर रहे थे आगे कि तो 10,000 साल पहले जब आपने, अब मान लो कि उससे पहले तो जो आस-पास उग रहा था भाई, उसमें से कभी बेरी खा ली, कभी ये वाली बेरी खा ली, कभी वो वाली बेरी खा ली, कभी मशरूम खा लिया, कभी वो खा लिया। खा रहे थे, 10-50 तरीके की चीज़ें खा रहे थे। लेकिन अभी जैसे ही खेती-वेती करना शुरू किया, और जैसे-जैसे आज की तारीख में तो दुनिया में 3 ही फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं, गेहूँ, चावल और मक्का। आपके हर तरीके से यही तीनों चीज़ें हैं जो इधर से खिला रहे हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हें यही खिला रहे हैं। चाहे पतंजलि का आटा नूडल के नाम पे तुम्हें आटा पिलवा रहे हों, लेकिन यही खा रहे हैं। और आजकल वही, अब देखो कैसे हम वापस से जा रहे हैं 10,000 साल पहले वाली पे। अब तुम 10 तरीके के फ्लैक्स सीड, आटा, मतलब 10 तरीके के तिल, ये वो कूटू का आटा, ये तो ये सारी चीज़ें भी अब शुरू हो रही हैं, और उनको एनर्जी फूड के नाम से दोबारा से वही है, बेल बॉटम वाला हिसाब है। अमिताभ बच्चन ने पहनी, फिर वो आएगा 10 साल के बाद वही, वो गोल वाला चश्मा जो था, ये वाला जो था पहले चलता था, फिर उसके बाद उसका चोकोर वाले का फ़ैशन आया 90s के अंदर में, फिर गोल वाले का आ गया। तो वो तो ये सारी चीज़ें फ़ैशन की तरह आती जाती रहती हैं। ओके, तो अ, आपकी डाइट के अंदर में अगर केवल ये 3 चीज़ें हैं तो थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है भैया। तो अपनी डाइट के अंदर में ज़रा सुधार करें, थोड़ा-सा अलग-अलग रंग-बिरंगी चीज़ें खाया करें, ठीक है? ऊपर से रंग डाल के नहीं खाना है। अगला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गुड लुकिंग फूड वर्सेस टेस्टी फूड, मसाला लैब, एक और किताब है इधर, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मसाला लैब बेहतरीन किताब है, मतलब इंडियन इंडियन ऑथर है। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से खाना वाने के ऊपर बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ उन्होंने, तो बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है। एक तो बरार साहब है हमारे, वो बहुत बढ़िया बेसिक पे जाकर के खाना बनाना सिखाते हैं, तो उन्हीं से सीखा हमने तो। मम्मी से भी सीखा है। मम्मी मम्मी बरार साहब, सभी का मिला-जुला करके। अ, और एक ये कृष्ण अशोक साहब हैं जिन्होंने ये मसाला लैब किताब लिखी थी। उन्होंने जो है जानकारी दी, साइंटिफिक टेम्परामेंट उसको फॉलो करते हैं। मम्मी साइड में होके गुस्सा कर रहे हैं, हाँ बरार साहब ने सिखाया तेरे को। हमने तो कुछ सिखाया ही नहीं।
खैर, तो देखिए क्या है कि फूड का जो टेस्ट होता है उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। कोई भी स्पाइस है तो स्पाइस के जो जो से मेटा मतलब शरीर के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 9 माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कि कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं भैया जिसके बगैर आपका शरीर काम चला नहीं सकता, जिसमें आ गए आपके वही शुगर, कार्बोहाइड्रेट, एक ही चीज़ है प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फैट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मेन प्राइमरी मेटाबोलाइट की भी ये चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल सहूलियत प्रोवाइड करती हैं कि जैसे स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस हमारे लिए तो है नहीं, इसलिए हैं कि भैया अगर कोई गाय खा रही है तो अगर उसके मुंह में लौंग चली गई तो फिर उस पत्ते को नहीं खाएगी, आगे बढ़ जाएगी भाई अपन अपने साथ भी यही होता है, आपके मुंह में पूरी काली मिर्च आ जाए, चबा जाएँ आप, तो आपका मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। तो हल्का हल्की उसकी जब तक महक आती रहेगी खाने के अंदर में, तब तक तो बढ़िया लगता है। तो कोई भी कप सब्जी जो है जो कटी फटी होती है, थोड़ा सा कट जाए, अच्छी शेप की नहीं है, ऐसी जगह नहीं उग रही है, मतलब आप सोचिए कि जब आप जा रहे हैं, आजकल के नौजवान लोग जब मार्केट में सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो आप चाहते हैं कि सब्ज़ी कटी-फटी ना हो, उसकी शेप एकदम ऐसी हो बेहतरीन वाली। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल मैं लेता हूँ शिमला मिर्च का। तो शिमला मिर्च जो बेल पेपर है, वैसे तो जब तक शिमला मिर्च बोलेंगे तब तक सस्ती मिलेगी, जब जैसे बेल पेपर बोल देंगे वैसे ही महंगी हो जाती है। अमीर वाले हो जाएगा ना फिर वो। तो एक आती है वो एकदम बेहतरीन शेप वाली, है ना, जो रंग-बिरंगी भी आती है। क्या नाम है, ग्रीन, रेड, येलो बेल पेपर। और एक अपनी वाली होती है, वो उल्टी सीधी शेप की होती है। और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनती है, वो जो छोटी, जो हमारी जो कटी-फटी होती है, बेकार शेप वाली होती है, वो बेहतरीन स्वाद देती है एज़ कम्पेयर टू जो शिमला मिर्च है, वो आपका इस्तेमाल करते हैं लोग ऐसे ही सैलेड वगैरह के अंदर में, अगर खाना हो उसके अंदर में स्वाद भी नहीं आता उतना। और उसकी एक ख़ास वजह है, उसकी वजह ये है कि भैया जब आप एक ऐसी जगह पे खाने को पैदावार कर रहे हैं जहाँ पर काफ़ी सारे वीड हैं, पेड़ को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, भई कीटाणु हैं, क्या नाम है, कैटरपिलर वगैरह हैं जो पेड़ को खाते हैं, और उसके खिलाफ वो फिर मेटाबोलाइट्स जो है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा बनेंगे। अगर कहीं कट-छट लग गया है तो वो पेड़ फिर और ज़्यादा अपने आप को बचाने के लिए और चीज़ें बनवाएगा, और वही चीज़ माफ़ी टेस्ट की फॉर्म में आपके सामने पेश होंगी। तो ये दोनों चीज़ें एक थाली में जाती सी प्रतीत तो होती नहीं है कि उनकी शेप एकदम बेहतरीन हो जाए। मतलब ठीक है, कुछ लोग दिमाग-विमाग लगा करके दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के आ सकते हैं आर्टिफ़िशियल ब्रीडिंग से, लेकिन आमूमन की बात कर रहे हैं। तो आमूमन आपको जो ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी हैं वो ऐसी मिलेंगी जो थोड़ी-सी कटी-फटी, मतलब आप जा कर के मार्केट में कटे हुए फल मत लेकर के आने लगा कि वो सड़ना अलग चीज़ है और इस तरीके की इंजर्ड और ऐसे माहौल में सब्ज़ी जो बन रही है जहाँ पर काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स थे, खेती नहीं हो, मतलब बहुत मास लेवल पे जब खेती होती है तब हम इस तरीके से बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी शेप बड़ी बेहतरीन निकल कर के आती है, और हार्मोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप जानते हैं कि एक जो भाई जितने भी फल हैं वो उसको लंबा करते हैं ताकि उसकी वो बढ़ जाए, चाहे अंगूर था वो गोल होता है, उसमें मार के हार्मोन आप उसको लंबा कर सकते हैं, इंटरनोडल इलॉन्गेशन जिसको बोलते हैं। और उसके अंदर में अंगूर के गुच्छे को लंबा कर देना, सेब के शेप को लंबा कर देना, शिमला मिर्च को लंबा कर देना, तो लंबा करने से वो उसकी पर हेक्टेयर जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गुड लुकिंग फूड वर्सेस टेस्टी फूड। तो टेस्टी फूड कहाँ मिलेगा? टेस्टी फूड कंपैरेटिवली वो होगा जो दिखने में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम अच्छा था। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती भी कर लें और ऑर्गेनिक के अंदर में उसकी शेप भी अच्छी करवा लें, तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अगले पे चलते हैं। यूज़ ऑफ इनऑर्गेनिक पहले ज़रूरी भी था, और अच्छा देखिए भैया, हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, नहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले भैया लोग मर रहे थे बिहार के अंदर में, रोज़ाना के हिसाब से खबरें आती थी कि इतने लोग जो है भूखमरी से मर गए, इतने लोग भूखमरी मर गए, इतने लोग भूखमरी से मर गए। आज की तारीख में भी भारत के अंदर में 3 से 4 हज़ार लोग मेल न्यूट्रिशन और भूखमरी से मर रहे हैं। पता है, क्योंकि ये डेली का आंकड़ा कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन के लिए अगर कोई एक व्यक्ति मर जाए, बड़ा व्यक्ति, तो इतना हंगामा हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, अब एक एक्सीडेंट हुआ होता तो न्यूज़ होती, लेकिन इंडिया के अंदर में अब 10,000 लोग एक्सीडेंट के अंदर में रोज़ाना मर रहे हैं, तो वो न्यूज़ नहीं है। उसी तरीके से भुखमरी से 3,000 से 4,000 लोग रोज़ाना, और सरकारी आंकड़ा आई है, तो इससे तो कई गुना ज़्यादा मर रहे होंगे। तो उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भैया, कैसे भी करके पैदावार बढ़ाओ भी तो। अब वो ऑर्गेनिक के अभी के चोचले चल रहे हैं, वो ठीक है, अभी के हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि हाँ ठीक है,
एटलीस्ट उस ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसको खाना मुहैया हो चुका है, वो इससे एक कदम आगे सोच रहे हैं कि भाई और क्या किया जा सकता है। तो बात कर रहे हैं कि भाई इनऑर्गेनिक, तो उस वक्त पे आपने बेहतरीन वैरायटी ली, सेमी डॉर्फ वैरायटी वीट की, और ये सब करके आप इंडिया लेकर के आए मैक्सिको वगैरह से, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक मतलब कि ऊपर से यूरिया डाला वगैरह वगैरह चीज़ें डाली, और उस वक्त कैसे भी करके हमने अपनी लोगों को मरने से बचाया, और जो कि बहुत ज़रूरी भी था। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस चीज़ की कुछ, भाई कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट तो नहीं होती। जब भारत के लेवल पे कोई चीज़ हुई है तो उसके वक्त के बाद हो सकता है कुछ दुष्परिणाम भी निकले, जिसमें से एक था कि भाई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल किया गया था वो नदियों में गया, नदियों की वजह से फिर हम एक किताब और पढ़ेंगे रेचल कार्सन की, द साइलेंट स्प्रिंग। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है दोस्त कि वो जो एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड और एक्स्ट्रा यूरिया वगैरह डाला है ना, वो एक्स्ट्रा जो है चला जाता है उसके अंदर में। अगर आप केवल वही अनुपात में रखेंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। एक पैरेलल जो आजकल सद्गुरु भी चला रहे हैं, जो कि अच्छी भी चीज़ है, कि भाई सॉइल वाला जो आइडिया है, ज़रूरत है भाई उसकी, कि भाई किस तरीके से जो ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल के अंदर में, वो पिछले कई 30 डिकेड्स के अंदर में बहुत तेज़ी के साथ कम हुआ है, क्योंकि हमने इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऑर्गेनिक जो कंटेंट है उसकी भारी मात्रा में कमी होती चली जा रही है, तो उसको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है, उसके अंदर में कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ये 2 किताबों के अंदर में होगा हमारा पेंडोरास बॉक्स और रेचल कार्सन की द साइलेंट स्प्रिंग। इन दोनों को जब पढ़ेंगे तो वहाँ से इन आइडियाज़ को हम लेकर के आएंगे। अगले पे चलते हैं। अगर हम एक हर्ड में मुर्गी या भैंस रखें तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया के आने से, ये भी बात बता रहे हैं, ये किताब से उठाया हुआ है, किताब से उठा करके अपन डिस्कस कर रहे हैं ताकि तुम तक वो जानकारी मज़े मज़े में बात करते करते पहुँच जाए। कि भी एक दड़बे के अंदर में जब आप बहुत ज़्यादा मुर्गियों को पालते हैं तो फिर क्या है कि वहाँ पर, क्योंकि मुर्गियाँ आपने इतनी ज़्यादा पाली हुई हैं, वहाँ पर अगर एक बैक्टीरिया अगर फैल गया बुरे वाला, तो सारी की सारी मुर्गियाँ मरेंगी, तुम्हारा बिज़नेस का नुकसान हो जाएगा। तो तुम क्या करते हो, फिर इंजेक्शन लगवाते हो उसकी, भैया इसके एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दो सबको, अब मरनी नहीं चाहिए इनसे, पूरा का पूरा बिज़नेस ठप ठप हो जाएगा वरना। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स का कल्चर शुरू हुआ, और एंटीबायोटिक्स देने की वजह से फिर आज की तारीख में हम जानते हैं कि सुपर बग्स कहते हैं इनको, कि मल्टीपल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के, ये बैक्टीरिया जो हैं कि रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं। नए जनरेशन की वो आती हैं कि सबसे फर्स्ट जनरेशन एम्पिसिलिन पेनिसिलिन वगैरह हुआ करती थी, फिर एम्पिसिलिन आई, वैंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, साइक्लोस्पोरिन, ये सारी की सारी जो अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन आती चली जाती है। अब धीरे धीरे भैया हम कहाँ से लेकर के आएंगे इतनी सारी एंटीबायोटिक्स, तो फिर अगली जो जनरेशन की प्रॉब्लम जो नज़र आती है, दिखती हुई वो नज़र आती है कि भैया ये मल्टीपल रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया हैं ये बड़ी प्रॉब्लम कॉज करने वाले हैं आगे आने वाले समय के अंदर में। तो अब तुम्हें क्या लग रहा है कि इंडिया के अंदर में जो टीबी के इलाज के लिए होता है डॉट्स, तो डॉट्स कोई हुआ थोड़ी है, डॉट्स एक गिरेबान पकड़ करके दवाई खिलाने वाला प्रोसेस है। डॉट्स के अंदर में कुछ नहीं होता। बोलता है कि पहले क्या होता था, लोगों को टीबी होती थी, बोलते थे कि ये लो दवाई, अब लोग ले जाते थे घर पे, अब जैसे ही 2 हफ्ते खाई खांसी बंद हो गई, बंद कर दिया। और अभी तक सारे के सारे मरे नहीं हैं आपके उसके अंदर में जितने भी बैक्टीरिया थे आपके शरीर के अंदर में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन लोग से कौन ही जाए, कौन ही पैसा खर्च करे, या कौन ही जाए इतनी दूर तक दवाई लेने के लिए, छोड़ो, खांसी वांसी बंद हो गई है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और उछल उछल के आने लगे। रिफेम्पिसिन वगैरह ये ड्रग्स उस वक्त बड़ी प्रचलित हुई थी टीबी के इलाज के लिए। तो फिर सरकार ने एक मुहिम चलाई, बेटा ऐसा है कि तुम आओगे यहाँ, और यहाँ पर आकर के हम तुम्हें जो है दवाई जो है हाथ में देंगे, पानी देंगे, खाओ, ख़त्म करो, 6 महीने तक आओ यहाँ पर। तो तब जा कर के ये भारत से थोड़ा सा, मतलब भारत में थोड़ा सा ये चीज़ कम होना शुरू हुई, क्योंकि अब सरकार इस बात की मुहिम चला रही थी कि भैया ख़त्म तो करो कोर्स। और आजकल भी आपने सुना होगा कि भाई कोर्स ख़त्म करना होता है। अगर आप कोर्स को बीच में ये आता नहीं था इलाज, अमिताभ बच्चन ऐड में बोलते थे, टीबी का इलाज बीच में छोड़ने से बीमारी लाइलाज हो सकती है। बोल, बीमारी लाइलाज का क्या मतलब है कि बीमारी को फिर दोबारा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, मरोगे फिर तुम। तो उससे बेहतर है कि भाई पूरा का पूरा कोर्स करो उसका, ठीक है। अरे भाई डिस्कशन तो, क्योंकि मैं खुद भी, नॉन फिक्शन बुक है, मज़े नहीं लेने हैं, मतलब जितनी बातें इसके बारे में की जाएंगी कम होंगी। तो अभी कितना, हाँ, आधे आधे घंटे के लेक्चर्स रखते हैं ताकि तुम पे भी ज़्यादा जोर ना पड़े। 2x पे लगा करके देखते होगे तुम लोग, तो 2x पे लगा करके थोड़ा सा 15 मिनट के अंदर खर्च ख़त्म हो जाता होगा, तो ठीक है। अभी इस वाले को यहीं तक रखते हैं, फिर पार्ट 2 में दोबारा से मिलेंगे। मैं तब तक इसका जुगाड़ करता हूँ कि इसको वो कैसे बना लें, कर्सर पॉइंटर कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है भाई। चलिए, बाय बाय।